और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। तय करना मुश्किल है कि मुंबई में बीएमसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है या फिर शिवसेना का। कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में जाकर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की अपनी पुरानी जमीन गंवा दी। शिवसेना के हिंदुत्व पर चौतरफा हमला हो रहा है। ऐसे में उद्धव अब जंग की दूसरी जमीन तलाश रहे हैं। उन्होंने अब मुंबई के इमोशन पर दाव लगाया। क्या है यह रणनीति और कितनी कारगर होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख रैलियों के जवाब में और बड़ी रैली। नारों के जवाब में और जोरदार नारे। हिंदू नको तर अतिरेक्यांना बळवणारा हिंदू पाहिजे। हिंदुत्व का जवाब और कट्टर हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे बनाम राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बनाम देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे बनाम नवनीत राणा, उद्धव ठाकरे बनाम किरीट सोमैया। चौतरफा घिरे उद्धव ठाकरे इस वक्त शिवसेना के वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई है शिवसेना का हिंदुत्व बचाने की, बाला साहब की विरासत बचाने की और सबसे बढ़कर बीजेपी से दूर और कांग्रेस के करीब जाकर अपना राजनीतिक वजूद बचाने की। शनिवार को उद्धव ठाकरे ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की रैली में जो कुछ बोला उसमें उनकी ये जद्दोजहद साफ नजर आई। उन्हें लगातार साबित करना पड़ रहा है कि सेकुलर खेमे के करीब जाने के बावजूद उनका हिंदुत्व अब तक खालिस है। मी मरे एकदा बोललो होतो की आमचं हिंदुत्व हे कसं आहे, जे शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवलं। आणि मरे जे मी म्हटलं होतं की आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे आणि बाकीच्यांचं घंटाधारी आहे। बसा बडवत घंटा, काय मिळालं घंटा की बघा गदा हलवतोय तो। अहो गदा पेलायला सुद्धा हातामध्ये ताकद पाहिजे, हनुमान भीम। मग त्याच्यावरती आपले देवेंद्र फडणवीस बोलले, अहो यांचं हिंदुत्व हे गदाधारी नाही गदाधारी आहे। म्हटलं बरोबर आहे, आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी होतं, पण 2.5 वर्षापूर्वी आम्ही तुम्हाला सोडलं। आमचे जे काही जुने फोटो तुमच्या बरोबर येत आहेत म्हणून तुमचा गैरसमज झाला असेल की आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी है। त्या गद्याला आम्ही सोडून दिले। मगर उद्धव ठाकरे को पता है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के सहारे शिवसेना की सियासी नैया पार नहीं हुई। सामने मुंबई महानगर पालिका का चुनाव खड़ा है। बीते 26 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। महाराष्ट्र की सत्ता से 15 साल बाहर रहकर भी शिवसेना ने बीएमसी पर कब्जा जमाए रखा। 2017 के चुनाव में बीजेपी उससे सिर्फ 2 सीट पीछे रह गई थी। शिवसेना को 84 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 82। बीएमसी को बचाना उद्धव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए उद्धव ने इस बार आमची मुंबई वाला दांव खेला है। सीधे मुंबई करके सेंटिमेंट को ललकारा है। स्लिप ऑफ टंग म्हणून ते मुद्दे काही सोडता येणार नाही। मधल्या काळामध्ये म्हणजे आपण 1 मे जेव्हा या इकडे जिओ सेंटर मध्ये साजरा करत होतो त्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षाची सभा होती आणि त्या सभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस चुकून बोलून गेले। जे पोटात होतं ते ओठावरती आलं। जी त्यांच्या मालकाची इच्छा आहे ते बोलून गेले की आम्ही मुंबई स्वतंत्र करणार। अहो तुमच्या मालकासकट तुमच्या 1760 पिढ्या जरी आल्या ना तरी हा जिवंतपणा जो इकडे मर्द मावळ्यांमध्ये आहे। आणि शिवसेना प्रमुख बोलले होते की मी पुन्हा बोलतो, मुंबई मराठी माणसाने रक्त सांडून हौतात्म्य पत्करून मिळवलेली आहे। ती आंदण म्हणून मिळालेली नाही, मिळवलेली मुंबई आहे। आणि या मुंबईचा लचका जो कोणी तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचे तुकडे तुकडे केल्याशिवाय हा मर्द मराठी आणि हिंदू बसल्याशिवाय राहणार नाही, करून टाकणार आहे। उद्धव ठाकरे ने जो कार्ड टच किया है उसका अपना एक इतिहास है। इसके पीछे मराठी नौजवानों का बलिदान है। दरअसल जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो महाराष्ट्र राज्य नहीं था, बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट में ही महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल हुए। महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए आंदोलन चले। इसके बाद भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को
महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हो गया। मगर राजधानी मुंबई, जिसे तब बंबई कहा जाता था, किसकी होगी, इसे लेकर रस्साकशी शुरू हो गई। महाराष्ट्र का दावा था कि वहां आम लोग मराठी बोलने वाले हैं, इसलिए वो महाराष्ट्र को मिले। गुजरात का दावा था कि बंबई की तरक्की में उनका हाथ है, इसलिए इसे गुजरात का हिस्सा होना चाहिए। मुंबई को हासिल करने के लिए आंदोलन इतने उग्र हो गए कि 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। सबसे बड़ी घटना मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन पर हुई। शहीदों की याद में इसे अब हुतात्मा चौक कहा जाता है। जाहिर है, आम मुंबईकर के सेंटीमेंट से छेड़छाड़ किसी भी पार्टी को दिक्कत में डाल सकती है। उद्धव ठाकरे का ये शिगुफा पूरी अघाड़ी सरकार को रास आ रहा है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल भी इसे ही आगे बढ़ाते नजर आए। फक्त एक प्रतिक्रिया आहे, एकच मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न होता असं मुख्यमंत्र्यांनी काल म्हटलं, काय सांगणार? असं आहे, आता मुख्यमंत्र्यांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे त्याच्यावर मी काय प्रश्न उपस्थित करणं योग्य नाही, परंतु ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारच्या कारवाया सुरू आहेत त्या पद्धतीनं एक असा अंदाज दिसतो की याच्यापासून मुंबईला अलग करण्याच्या संदर्भामध्ये प्रयत्न केला जातो। मगर उद्धव के इस दांव को सबसे बेहतर ढंग से राज ठाकरे की पार्टी समझ रही है। मराठी और मुंबई के सवाल पर उसका स्टैंड बड़ा क्लियर है। उसकी निष्ठा पर किसी तरह का सवाल नहीं उठ सकता, इसलिए पार्टी के नेता खरी खरी सुनाते हैं और बताते हैं कि बीएमसी हाथ से निकल गई तो समझो शिवसेना राजनीति से। पागल है क्या? राज ठाकरे साहब मुंबई को लेकर कितने सीरियस है सब पब्लिक जानती है। मुंबई महाराष्ट्र को लेके राज ठाकरे साहब कितने सीरियस है, राज साहब के मन में ऐसा विचार आ भी नहीं सकता है। रही बात बीजेपी की, तो क्यों ऐसा करेंगे? इलेक्शन जब भी आता है ना, तभी शिवसेना को ये 3-4 मुद्दे आते हैं कि ये मुंबई तोड़ने का साजिश कर रहे हैं और कुछ बाबरी मस्जिद का हम हिंदुत्ववादी है, हम मराठीवादी है। ये जो इलेक्शन आता है ना, तभी ये सब मुद्दे उनको याद आते हैं, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन इनका ये क्या लाइफ लाइन है, ये शिवसेना पार्टी का लाइफ लाइन है, क्योंकि बीएमसी से जो फंडिंग मिलता है ना, उससे ही इनकी शिवसेना पार्टी चलती है। और ये 25 साल से ही है। अगर ये लाइफ लाइन टूट जाएगी ना तो संगठन टूट गई, उनको मालूम है, इसलिए ये सब चल रहा है। और इलेक्शन के तौर पे ये सेम इमोशनली सब पब्लिक को ब्लैकमेल करना, इमोशनल जो इश्यूज है वही बार बार दोहराना, ये हमेशा का इनका आदत है और पब्लिक को अभी पता चला है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो वो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मसले पर ही घेर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने जब से बाबरी ढांचा ढहाने का क्रेडिट लेने के लिए उद्धव को घेरा, तब से दोनों के बीच यही असल मसला बना हुआ है। पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विकास को छोड़कर हर मसले पर बोल रहे हैं। ये तो बंबई में बैठे थे, घर में बैठे थे, हमारे सब नेता वहाँ पर थे, हम खुद थे, मैं खुद था। बाबरी मस्जिद की राजनीति आप करना इन्होंने बंद कर, क्योंकि भाजपा को बोलने के लिए अभी उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि विकास का मुद्दा ये रखते ही नहीं। हमारा मानना है कि कल मुख्यमंत्री ने जो बोलना था, जो राज्य के लोगों की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा भंग हो गई। विकास के बारे में बोलना था, 2.5 साल में मैंने क्या किया, अगले 2.5 साल में मैं क्या करने वाला हूँ, ये छोड़ के और कई मुद्दे भटके हुए मुद्दे निकाले उन्होंने। शिवसेनेचे पक्षप्रमुख शनिवार को उद्धव ठाकरे ने बीकेसी मैदान में रैली की तो रविवार को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गोरेगांव में रैली की। रैली की शुरुआत हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुई। मंच पर मौजूद फडणवीस भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये रैली खास तौर पर उत्तर भारतीयों को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। हालांकि मुंबई में हिंदुत्ववादी रुझान के उत्तर भारतीय वोट बीजेपी को ही जाते हैं, मगर इन वोटों में बंटवारा कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी में भी होता है। मगर देवेंद्र फडणवीस ने तय कर रखा है कि इस बार बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीयों के एक मुश्त वोट बीजेपी को ही पड़े, इसलिए वो उन पर लगातार डोरे डाल रहे हैं।
भाई और बहन का हालचाल बा? सब ठीक हो ना? अब आया आवाज। हमने यह तय किया था हिंदी भाषी महासंकल्प सभा होगी। वैसे तो 1 महीना पहले ही आरयू सिंह जी और सारे लोग मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे समय लिया और उत्तर भारतीय मोर्चा का कार्यक्रम होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने एक सभा घोषित कर दी तो हमारे मीडिया ने चला दिया उत्तर भारतीय मंच का कार्यक्रम नहीं, तो मुख्यमंत्री के सभा को उत्तर देने का कार्यक्रम ये यहां पर होगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल की सभा को वो कह रहे थे मास्टर सभा, मास्टर सभा, मास्टर सभा। पूरा भाषण सुनने के बाद हमारे ध्यान में आया लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा। उधर दिल्ली में बैठी नवनीत राणा लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। उद्धव किसी पर कोई टिप्पणी करें, राणा उसमें तत्काल अपना पांव फंसा देती है। उद्धव की रैली के बाद उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। निशाने पर फिर वही उद्धव का हिंदुत्व। राम भगवान और हनुमान भक्त, उनकी आने वाले समय में उनकी औकात क्या है, उद्धव ठाकरे कितने पानी में है, वो तो जनता दिखाएगी। आज अगर इनके विचारों पर रहती तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को देशद्रोह नहीं बनाया जाता। अगर इनकी हिंदुत्ववादी जिंदा रहती तो गधा हाथ में लेके दिखाते कि मैं हिंदू हूँ। अगर इनकी हिंदुत्ववादी जिंदा रहती तो औरंगाबाद को ये संभाजी नगर करके दिखाते। औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाने की ताकत अगर महाराष्ट्र में किसी में आती है तो ये उद्धव ठाकरे की सरकार में आती है, ना कि कोई और सरकार में। ऐसी आज तक किसी ने हिम्मत की है। औरंगजेब के कब्र पे जो फूल डालते हैं उस पे एक भी भाषा, एक भी लाइन, एक भी टिप्पणी कल उद्धव ठाकरे जी ने उस पे की नहीं। क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या शिवसेना? आइए अब जरा शरद पवार की एनसीपी के बदले हुए चाल चलन पर एक नजर डालें। सेकुलर खेमे की लिबरल पॉलिटिक्स के दावे करने वाली एनसीपी अचानक उग्र हो गई है। पार्टी अपने नेता के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसका नमूना है एक मराठी अभिनेत्री केतकी चितले की गिरफ्तारी। केतकी को 18 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनका अपराध था एक व्यंग्य कविता सोशल मीडिया पर शेयर करना। कविता में पवार नाम के एक शख्स का जिक्र था जिसकी उम्र 80 साल हो गई। इस इल्जाम में केतकी चितले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को जब केतकी को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की मौजूदगी में ही उस पर स्याही फेंकी गई। रविवार को पुलिस जब उसे लेकर थाने कोर्ट आई तो वहां एनसीपी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने अंडे फोड़े। दूसरी ओर पुणे में भाजपा के एक नेता विनायक आम्बेकर की पिटाई का मामला भी सामने आया है। आम्बेकर का कहना है कि पिटाई करने वाले लोग एनसीपी कार्यकर्ता थे। आम्बेकर के मुताबिक एक व्यक्ति ने उनसे फोन करके वक्त मांगा, फिर अचानक तकरीबन 20 लोग उनके दफ्तर में घुसे, मारपीट की और चश्मा तोड़ दिया। विनायक ने पुलिस में शिकायत की तो एनसीपी के एक कार्यकर्ता ने विश्राम बाग थाने में काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप वही, शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।